Yes. Today, I have decided to discuss landmark judgment which have been prescribed in your syllabus. Name of the case is the Kumari Madhuri Patil versus Additional Commissioner ट्राइबल डेवलपमेंट। अब इसमें देखते हैं हम। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नाम ये माधुरी माधुरी का नाम, मैं यहाँ पे माधुरी दीक्षित की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे माधुरी पाटिल की बात कर रहा हूँ। और ये भी यहाँ पे कुमारी लिखा हुआ है, तो जो भी हो तुम लोग समझ गए होगी क्या कहना चाहता हूँ। तो केस का नाम लिखा हुआ है कुमारी माधुरी पाटिल और अपोजिट में है एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट। ट्राइबल डेवलपमेंट एक जैसे कि SC/ST कमीशन होता है, उसी तरह से एक अथॉरिटी है। तो इस अथॉरिटी ने चैलेंज किया था कुमारी माधुरी पाटिल के इशू को लेकर के कि नहीं, ये ST कैटेगरी की है, अरे OBC कैटेगरी की है और गलत तरीके से ट्राइबल का बेनिफिट ले रही है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो शायद प्रॉपर वे में जब हम चलेंगे तो सबको हिंदी समझ में आ रही है ना? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक कहानी है। कहानी ये है कि महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कुछ कम्युनिटी हैं, कास्ट हैं। उसमें से 2 हैं, यहाँ पे जो हमारे पॉइंट का है। एक है कोली, सिंपल वो लिखता है कोली कम्युनिटी है, जिसको कि यहाँ पर हिंदू कोली कम्युनिटी के नाम से हम डिनोट कर रहे हैं। तो क्या कम्युनिटी है? हिंदू कोली है। और उसी स्टेट में महाराष्ट्र में ही एक और कम्युनिटी है, महादेव कोली है। अब महादेव कोली और हिंदू कोली में क्या अंतर है? महादेव महादेव मतलब बाबा भोलेनाथ। महादेव कोली जो है ST कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है? ST। और हिंदू कोली जो है OBC कम्युनिटी है। जब हम OBC और ST में जब वो करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ST जो है मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उसको ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। और कई बार हमने देखा है कि ST कम्युनिटी में अवेयरनेस बहुत ही कम है और उसके जो बेनिफिट हैं कई दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। जैसे मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूँ। पहले जैसे हम लोग UGC नेट का एग्जाम देते थे, UGC नेट JRF, सब लोग अवेयर होंगे नेट JRF के बारे में। तो उसमें क्या होता था, शुरू में 14 से पहले की बात बता रहा हूँ, 14 से पहले, हाँ एकदम जस्ट 14 से पहले का बात था। तो उसमें ST को SC/ST को आरक्षण था, रिजर्वेशन था। तो उसमें क्या करता था, जैसे OBC का कैंडिडेट, जनरल का कैंडिडेट जब फॉर्म फिलअप करता था तो ST कम्युनिटी डाल देता था, कम्युनिटी डाल देता था, वहीं कम्युनिटी ST डालता था और बाकी सब कुछ नेम, फादर नेम, सब एवरीथिंग वाज ट्रू। अब उससे क्या होता था, अब वो क्वालिफाई कर जाता था JRF। अब ST की सीट तो खत्म हो गई, जनरल का या OBC का कैंडिडेट JRF क्वालिफाई कर गया, लेकिन क्वालिफाई कहाँ से किया? ST कम्युनिटी से किया। लेकिन शो क्या कर रहा है अपने आप को? बाद में वो शो करने लगा कि नहीं, मैं जनरल में क्वालिफाई किया हूँ, मैं OBC में क्वालिफाई किया हूँ। तो इस तरह से सर्टिफिकेट में UGC ने चेंज लाया। सर्टिफिकेट में चेंज ये लाया कि अब आप जिस सर्टिफिकेट से, मतलब जिस कम्युनिटी से आप फॉर्म भरेंगे, वही उसी कम्युनिटी का आपको सर्टिफिकेट लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, तो आपके सर्टिफिकेट पर नेट JRF का जो सर्टिफिकेट आएगा उस पर जनरल लिखा जाएगा। आपने ST कम्युनिटी भर दिया तो आपके सर्टिफिकेट पे बकायदा ST लिख करके आएगा, OBC है तो OBC लिख करके आएगा, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपका सर्टिफिकेट देखे और हल्का भी अवेयर है आपके बारे में तो तुरंत कंप्लेन कर दे और फ्रॉड के मामले में इस तरह का केस किया जा सके। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ, खैर ये तो आज सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं कुछ बताता भी। कुछ लोग तो इतने फ्रॉड किए हैं कि जज भी कम्युनिटी मतलब कि कैटेगरी वाइज चेंज करके इधर से उधर जज बन गए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत ही नुकसानदेह है। जो भी है इसकी कहानी ये है। नहीं, जज वाले का तो मैं कंफ्यूज हूँ कि जज जज वाला कम्युनिटी से बना है कि नहीं बना है, उसके रिगार्डिंग मैं श्योर नहीं हूँ। पता चले कि तुम लोग एक केस भी फाइल कर दो, पता चले हम फंसी जाए उसी में। जो है सो है, एंजॉय करने दो। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम UGC ने अपना रिमूव कर दिया, इस तरह का UGC ने ठीक कर दिया।
अब इस तरह का मैटर इस केस में जो लेडीज हैं, 2 गर्ल हैं, डॉटर हैं, एक व्यक्ति है पांडुरंग पाटिल। पांडुरंग पाटिल दादा हैं, तो दादा हैं तो उनके बेटा कौन हुए? लक्ष्मण पांडुरंग पाटिल। अब पांडुरंग के बेटा हुए लक्ष्मण पांडुरंग पाटिल और लक्ष्मण पांडुरंग की 2 बेटी हुई। एक का नाम था सुचिता, दूसरे का नाम था माधुरी। नाम भी बहुत अच्छा था, सुचिता और माधुरी। यह फैमिली बहुत ही एडवांस है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस फैमिली से 1988 1989 में लड़कियां एमबीबीएस के बारे में एग्जाम दे रही हैं, सोच रही हैं, एमबीबीएस का कोर्स करने के बारे में एडमिशन ले रही हैं, तो कितना फैमिली एडवांस होगा। हमें तो ठीक से इसका मालूम ही नहीं था कि एमबीबीएस या बीडीएस क्या होता है। डॉक्टर होता है तो डॉक्टर डॉक्टर मतलब ये एक ही कैटेगरी सबकी है, चाहे फिजिशियन हो चाहे सर्जन हो, सबको एक ही कंपनी की तरह मैं ट्रीट कर रहा था। तो यह फैमिली बहुत ही एडवांस थी। इसके एडवांस होने का एक अंदाजा ये भी है कि इसको मालूम था, इस कम्युनिटी को, देखो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो बहुत ही लेट दिया गया है। 93rd अमेंडमेंट के बाद जब 2005-6 में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन एससी एसटी कम्युनिटी को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाता रहा है। अब इन दोनों लड़कियों का ये प्लान बनाया कि अगर हम लोग ओबीसी हैं, अगर हम एसटी कैटेगरी भर दें तो एसटी कैटेगरी में हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। अदरवाइज हमें ओबी एसटी कैटेगरी नहीं भरेंगे तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो हमें जनरल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक माइंडसेट पकड़ में आता है। अब सुचिता ने क्या किया, सुचिता के पांडुरंग पाटिल जो थे, उनकी कैटेगरी शो कर रही थी हिंदू कोली, लक्ष्मण की कैटेगरी शो कर रही थी हिंदू कोली। लेकिन सुचिता ने अपने आप को क्लेम कर दिया कि हिंदू कोली कम्युनिटी में महादेव कम्युनिटी एक पार्ट है। महादेव कम्युनिटी, हम लोग हिंदू कोली ना होकर के महादेव कोली की कम्युनिटी में आते हैं। सुचिता ने एंट्रेंस दिया 1989 में। जो भी एंट्रेंस रहा हो, इस समय तो नीट का एग्जाम होता है, लेकिन उस समय क्या फॉर्मेट था ये मुझे जानकारी नहीं है। उसने एग्जाम दिया और एसटी कैटेगरी में उसने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, और फॉर्म फिलअप करने की वजह से उसका कैटेगरी में नाम आ गया। अब उसने रिक्वेस्ट किया कि नहीं भाई, हमारा जल्दी से कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए एसटी कम्युनिटी का। तो जब अथॉरिटी के पास गई, जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, जो बनाता था रेवेन्यू ऑफिसर, जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते थे, उसने डिले करना शुरू किया, डिले हो रहा था उससे। सुचिता ने तुरंत हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल कर दी। तो हाई कोर्ट ने सुचिता के फेवर में डायरेक्शन दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, लड़की का अर्जेंट इशू है, एडमिशन कराना इसका अर्जेंट है, और इसका अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो इसका एडमिशन रुक जाएगा। ऐसा करते हैं, हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि आप इसका कास्ट सर्टिफिकेट बना दीजिए और एडमिशन ले लीजिए एसटी कैटेगरी में, और इंक्वायरी करते रहिए। अगर इंक्वायरी में यह कम्युनिटी एसटी में नहीं पाया जाता है तो इसका एडमिशन आप कैंसिल कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। अब हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर सुचिता के फेवर में 1989 में एक ऑर्डर आ गया, और 90 में उसने एडमिशन ले लिया। जब उसने एडमिशन ले लिया सुचिता ने, तो सुचिता ने एडमिशन एमबीबीएस में लिया। एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया और उसका कोर्स प्रॉपर वे में चलने लगा। अब इसका एडमिशन कब हुआ था सुचिता का? 1990 में। अब इसकी छोटी बहन माधुरी, माधुरी कहाँ पीछे रहने वाली थी। माधुरी ने क्या किया, सुचिता और माधुरी में दोनों में अंतर आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। पूरे केस मेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स कभी सोच ही नहीं पाता है कि इस केस में 2 फैक्ट रन कर रहा है। 2 फैक्ट अगर रन नहीं कराओगे तो भाई रेमेडी नहीं समझ में आएगा, जजमेंट समझ में नहीं आएगा, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो सुचिता और माधुरी का अंतर समझो। सुचिता को जो कास्ट सर्टिफिकेट मिला था वो हाई कोर्ट के डायरेक्शन से मिला था, और हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी था कि आप फॉर टाइम बिंग के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एसटी का बना करके दे दीजिए, लेकिन इंक्वायरी करते रहिए, और गलत पाई जाएगी तो एडमिशन आप कैंसिल कर लीजिएगा, या जैसा भी होगा आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुचिता का एडमिशन इस तरह से हुआ, लेकिन माधुरी का कैसे हुआ? माधुरी दबंग टाइप में थी। माधुरी ने क्या किया, उसने एडमिशन बीडीएस के लिए अप्लाई किया, एसटी कम्युनिटी में अप्लाई कर दिया। अब एसटी में उसका लिस्ट भी आ गया, नाम में लिस्ट आ गया, लेकिन इसका माधुरी का बन नहीं रहा था कास्ट सर्टिफिकेट। तो माधुरी ने क्या किया,
सुचिता का कास्ट सर्टिफिकेट ले करके और रेवेन्यू अथॉरिटी जो तहसीलदार है जो भी जहां पर हो उसको ले जा करके उसके टेबल पे पटक दिया और कहा कि देखो सुचिता हमारी बहन है। जब सुचिता हमारी बहन है, जब सुचिता के फेवर में ऑर्डर पास हुआ है कि वो एसटी कम्युनिटी में उसका एडमिशन दे दिया जाए, तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम मुझे बना करके दो। अब माधुरी ने इस बात को नहीं बताया कि हाई कोर्ट ने कंडीशन लगाया था, उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या सरकमस्टांसेस थे, वो सब नहीं जिक्र किया। और माधुरी ने सुचिता के सर्टिफिकेट को बेस बना करके अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया और बीडीएस में एडमिशन ले लिया। अब सुचिता ने 90 में एडमिशन लिया और माधुरी ने 92 में एडमिशन लिया। 2 साल का गैप मायने रखेगा। अब यहाँ पे दोनों का एडमिशन रन करने लगा, दोनों के क्लासेस चल रहे थे। इसी बीच जो यूनिवर्सिटी की कमेटी थी, स्क्रूटनी कमेटी थी, उसने पाया कि सुचिता की जो कम्युनिटी है वो महादेव कोली के कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब हिंदू कोली महादेव कोली नहीं माना जाएगा। इसमें माना गया कि हिंदू कोली अलग है, महादेव कोली अलग है। हिंदू कोली ओबीसी की कैटेगरी है जो कि महाराष्ट्र के समुद्र के तटीय क्षेत्र के किनारे रहने वाले फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे होते हैं, उनको हिंदू कोली का दर्जा दिया गया था जो ओबीसी में रखा गया था। महादेव कोली वो कम्युनिटी थी जो कि महाराष्ट्र के हिली एरिया में निवास करती थी, जिसको जीविकोपार्जन का मुख्य साधन जल जंगल मतलब कि जंगल पर जिनका जीविकोपार्जन डिपेंड करता था। अब स्क्रूटनी कमेटी का रिपोर्ट आ गया और इधर ट्राइबल कम्युनिटी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम में, एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट ने चैलेंज कर दिया। चैलेंज किया और कहा कि इन दोनों का एडमिशन कैंसिल किया जाए। जब दोनों का एडमिशन कैंसिल किया जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। सुचिता को भी प्रॉब्लम हो गई। सुचिता का कहना था कि भाई हमारा तो कोर्स बहुत आगे चल चुका है, फाइनल ईयर में पहुंच चुकी हूँ। माधुरी का कहना था कि नहीं भाई, मेरा भी मिड सेशन चल रहा है, एक बार एडमिशन हो गया तो हो गया, अब स्टॉपर लगाओ। यूनिवर्सिटी की गलती है, यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टॉपर लगाइए, आप मेरा एडमिशन कंटिन्यू करिए। अब बात ये आई कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टॉपर लागू हो या न लागू हो। और मैंने मॉर्निंग में जब केसेस आपको डिस्कस कर रहा था तो हमने कई केस डिस्कस किया था। उन दोनों केस में से एक केस मैंने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था जिसका नाम था बाल कृष्ण तिवारी वर्सेस रेवा यूनिवर्सिटी। इससे ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट इन स्टूडेंट के एडमिशन पे, कैंसिलेशन पे के पॉइंट पर कोई इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट नहीं हो सकता। भले ही ठीक है कि हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन उससे बढ़िया रेशियो किसी जजमेंट का नहीं है। तो अब इस बात का राइज हुआ तो उस केस में क्या कहा गया था, रेवा यूनिवर्सिटी में यही कहा गया था कि अगर कोई फ्रॉड करता है या कोई फैक्ट को सप्रेस करता है तो उस मामले में, या जो एडमिशन लेने के लिए क्वालिफाई ही नहीं है, उस मामले में स्टॉपेज लागू नहीं होगा। ये हमने मॉर्निंग में आपको डिस्कस किया था। अब इस तरह से अब आर्गुमेंट शुरू होगा कि क्या यूनिवर्सिटी के खिलाफ स्टॉपेज लागू किया जाए और सुचिता और माधुरी को कंटिन्यू कराया जाए या नहीं कराया जाए। आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कंक्लूजन कर देता हूँ, इसके बाद में डिस्कस कर लूंगा। कंक्लूड ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन ये निकल करके आया। कोर्ट ने कहा कि महादेव कोली एक एसटी कैटेगरी है और हिंदू कोली ओबीसी कैटेगरी है, और दोनों ही सुचिता और माधुरी दोनों की कैटेगरी क्या है, दोनों की कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी है। दोनों की कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी है रादर देन एसटी कैटेगरी है, रादर देन एसटी। अब बात ये आई कि जब इनका एडमिशन क्या किया जाए, इनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए या कंटिन्यू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक सुचिता की बात है तो सुचिता ने फ्रॉड नहीं किया था। सुचिता ने प्रॉपर वे में अप्लाई किया था, वो डिले हो रहा था, वो गुड फेथ में हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे था, और इस तरह से सुचिता गुड फेथ में काम कर रही थी। और दूसरी बात,
कोर्ट ने कहा कि शुचिता का फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर मतलब कि एडमिशन का लास्ट ईयर है, और इसलिए हम इसको शुचिता को अलाउ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शुचिता को अलाउ किया जाता है, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले। लेकिन माधुरी की जब बात है, तो माधुरी ने क्या किया? माधुरी गुड फेथ में काम नहीं कर रही। शुचिता के सर्टिफिकेट पर ले जा करके डरा धमका करके अपना सर्टिफिकेट बनवा लिया था एसटी का। और दूसरी बात, माधुरी का मिड सेशन था। माधुरी का मिड सेशन, मिड सेशन मतलब ये होता है जैसे कि ये सब कोर्स जो होते हैं 4 से 5 साल के कोर्स होते हैं, 5 साल एमबीबीएस बीडीएस ये सब कोर्स होते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी जानकारी थोड़ा सा कम है। मिड सेशन है, मतलब ये हुआ कि सुचिता का 5वां साल कंप्लीट होने वाला था और माधुरी का अभी 2-2.5 साल ही हुआ था। और कोर्ट ने कहा कि माधुरी का जो एडमिशन है, इसको एज एसटी के रूप में हम अलाउ नहीं करेंगे। शी इज नॉट अलाउड, शी इज नॉट अलाउड एज एसटी, एज एसटी। अगर वो अदरवाइज क्वालिफाई है, जैसे मान लीजिए कि अगर ओबीसी में अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है या जनरल में बेनिफिट मिल रहा है, तो वहां पे उसे कंटिन्यू कर सकती है, वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसटी के रूप में उसका एडमिशन कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। मतलब यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ दिया गया कि माधुरी को आप एसटी ट्रीट मत करिए। अगर ओबीसी में आती है, अगर एडमिशन कंटिन्यू करने का जो क्वालिफिकेशन होता है ओबीसी का वो फुलफिल करती है, तो एडमिशन कंटिन्यू करिए, और नहीं फुलफिल करती है तो माधुरी का एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। एक रेमेडी, दोनों का अलग अलग रेमेडी है, सुचिता की रेमेडी अलग है और माधुरी की रेमेडी अलग है। और कंक्लूजन ये है कि हिंदू कोली इज नॉट द महादेव कोली, हिंदू कोली ओबीसी, महादेव कोली एसटी। अब यहाँ से हम आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे। देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए इसी चार्ट का थोड़ा सा वर्डिंग लिख दिया हूँ कि पांडुरंग पाटिल जो है ग्रैंडफादर है, लक्ष्मण पांडुरंग पाटिल जो है फादर है, सुचिता जो एमबीबीएस कोर्स है। रात को मुझे फुल फॉर्म नहीं मालूम था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो मैंने फुल फॉर्म भी लिख लिया। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, ए एमबीबीएस का फुल फॉर्म है, और बीडीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल साइंस। डी यहाँ पे कैपिटल होगा, पार्थ इसको नोट डाउन कर लेना, डी यहाँ कैपिटल लिखूंगा। और जी सर। इस तरह से इशू हमने बनाया है। इशू ये है कि वेदर हिंदू कोली इज महादेव कोली, तो आंसर निकल करके आएगा नो, हिंदू कोली इज नॉट द महादेव कोली। इसका इशू का आंसर ये निकल करके आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये निकल करके आएगा इशू, वेदर वेदर सुचिता वाज महादेव कोली, नो, सुचिता was not the Mahadev Koli. Whether she was entitled to take admission as ST in MBBS course, no, she was not entitled for taking the admission as ST. Regarding the Madhuri, these are the two issues regarding the Suchita, and these are two issues regarding the Madhuri. Here the same is that. Here I had already quoted that she went to the High Court for the caste certificate. On the direction of the High Court, she took the admission in 1990. 1990 ईस्वी में इसने अपना एडमिशन सुचिता ने लिया। अब यहाँ पे माधुरी का जहां तक बात है, तो माधुरी ने कब एडमिशन लिया? माधुरी ने 1992 लिया। और सर्टिफिकेट कैसे पाई थी? सर्टिफिकेट उसने एक गलत तरीके से पाई थी भाई, थोड़ा डरा धमका करके इस तरह से। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इनका चैलेंज हुआ, जब यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, कहा कि आप एसटी कैटेगरी में नहीं आते हैं और आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल किया जाएगा। म्यूटाल है भाई, यस। और इसने लिया था। अब सुप्रीम जब यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपका एडमिशन कैंसिल होगा माधुरी का, तो माधुरी ने घबरा करके पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन तो मैं बता ही दिया हूँ। गाइडलाइन जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गाइडलाइन इशू करने की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में गाइडलाइन दिया गया कि जो भी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, चाहे एससी का सर्टिफिकेट हो, चाहे एएसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, और अब जो है सर्टिफिकेट मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का हो, तो उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं आया था,
लेकिन ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग भी गाइडलाइन की जब बात आएगी तो इस गाइडलाइन को कोट किया जा सकता है, इस केस को कोट किया जा सकता है। तो इस मतलब ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट तेजी से बन जाता, कास्ट सर्टिफिकेट को डिले नहीं किया जाता, क्योंकि इस केस में क्या हुआ था, एडमिशन उसने 1990 में लिया। स्क्रूटनी कमेटी ने 2 साल तक स्क्रूटनाइज़ करने में लगा दिया कि यह ओबीसी कैटेगरी में आएगा कि जनरल कैटेगरी में आएगा। तो कोर्ट का यही कहना था कि शुचिता के मामले में भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से वो बन गया होता, जल्दी से इवैल्यूएट कर दिया गया होता, तो शुचिता को भी कंटिन्यू नहीं किया गया होता। क्योंकि आप किसी दूसरे व्यक्ति का हक मार रहे हैं, तो इस तरह से आपको अलाउ नहीं किया जाता। इसमें गाइडलाइन आई है, लंबी-चौड़ी गाइडलाइन है, जो हमारे टॉपिक से स्टॉपेज से रिलेटेड नहीं था, तो हमने बहुत ही ब्रीफ में इसको लिख दिया है। बस इतना ही लिखा है कि भाई जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं एससी, एसटी, ओबीसी का, उसको एक गाइडलाइन है, उसको आप कराइए, तेज़ी से काम कराइए। जब हम लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते समय बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है एससी, एसटी, ओबीसी का। तो ठीक है, अपने हिसाब से अभी पिछली बार एडमिशन ले रहा था, लास्ट डेट था, सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका था, मतलब 5 बजे का टाइमिंग था। सब बच्चे लेट आए, बड़ा रोने लगे 2-4 बच्चे। कहे कि सर टाइम खत्म हो गया, हम लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा। हम कहे नहीं यार, एडमिशन तुम लोगों का होगा। तो मैं अकेले ही उन सबों का 7 बजे तक एडमिशन किया। हमने कहा जो आ गया है ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि टाइम पड़ रहा है कि 7 बजे एडमिशन हुआ कि 5 बजे हुआ, डेट तो वही है, तो सबका एडमिशन मैंने लिया। तो इस तरह का गाइडलाइन है, तो इसमें गाइडलाइन यही है कि एससी, एसटी, ओबीसी का सर्टिफिकेट तेजी से बनाया जाना चाहिए। एक दूसरा बात है कि प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही तुम्हें लिखना होगा अपने सेमेस्टर एग्जाम में। इसको लिखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस पॉइंट को लेकर के, कहा था कि जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल क्या कहता है भाई? जस्टिस। जस्टिस क्या कहता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इसलिए रिजर्वेशन का लॉजिक क्या है? रिजर्वेशन का लॉजिक यही है कि रिजर्वेशन इज गिवन टू वीकर क्लास सो दैट ही कैन फाइट विद द स्ट्रांग पीपल। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक लंगड़े व्यक्ति को और एक सीधे ठीक-ठाक आदमी को एक साथ रन कराएँ, इक्वल फुटिंग पर ले जाकर के रन कराएँ, टाइमिंग भी एक रख दें, तो क्या ये जस्टिस होगा? नहीं, ये जस्टिस नहीं होगा। इस तरह की बात को लेकर के कोर्ट ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल भी, फंडामेंटल राइट भी, डीपीएसपी भी, ये सारे के सारे कोर्ट के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करते हैं। कोर्ट के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करते हैं? कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अ, इन मतलब कि आइडिया को, जो प्रिएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी मेंशन किया गया है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सरसाइज करे और जो जेन्युइन बेनिफिशियरी है, उसी को फ़ायदा मिले, रादर दैन कोई व्यक्ति फ्रॉड करके उसके बेनिफिट को ले ले। तो कोर्ट ने कहा कि हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए तो वी आर द सुप्रीम। नो, नो वन इज सुप्रीम इन दिस कंट्री, ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड एवरीवन इज बाउंड टू फॉलो द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लाइन तुम्हें लिखना होगा, अपने लैंग्वेज में जैसे लिखना लिख देना। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है तुम्हारा, सेकेंड पॉइंट था। अब ये रहा कोली, महादेव कोली का, इन दोनों का यही है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोली कौन है और महादेव कोली है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो कोली कम्युनिटी है, जैसे कोई हिंदू कोली आप कहते हैं, ओबीसी कम्युनिटी में आता है। ये कहाँ निवास करता है? ये महाराष्ट्र के फिशरमैन हैं, जो मेनली तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं, इनकी ये खासियत है। लेकिन जो महादेव कोली हैं, ये पूरे घने जंगलों में निवास करते हैं, ट्राइबल एरिया कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, कोई सब कास्ट नहीं है। और फाइनली ये कहा गया कि सुचिता और माधुरी वाज डिक्लेयर्ड ओबीसी रादर देन एसटी कम्युनिटी। इस तरह का एक पॉइंट हो गया। तो गाइडलाइन हो गई, प्रिएम्बल हो गया, फंडामेंटल डीपीएसपी हो गया, वेदर कोली, महादेव कोली का डिस्प्यूट खत्म हो गया। और फैक्ट के रिगार्डिंग क्या हुआ कि सुचिता और माधुरी को ओबीसी डिक्लेयर किया गया, उसको एसटी डिक्लेयर नहीं किया गया। अब इसमें केस हुआ कि नो स्टॉपर इन केस ऑफ फ्रॉड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में आपका जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा था कि एक लड़का था,
जो बायोलॉजी ऑप्ट भी नहीं किया था, फिर भी बायोलॉजी का मार्कशीट पा गया था और केजीएमसी में उसने एडमिशन भी ले लिया था। तो कोर्ट ने कहा था पहले वाले केस में भी बालकृष्णा वाले केस में भी कोर्ट ने कहा था कि जब फ्रॉड होगा तो वहाँ स्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में भी यही लिखना पड़ेगा कि जहाँ फ्रॉड होगा, एक व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, उस केस में अपोजिट पार्टी के खिलाफ स्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे माना गया कि सुचिता और माधुरी दोनों एक तरह से फ्रॉड कर रही थी। इस मामले में इस तरह से यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई स्टॉपेल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह से इस मामले को यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। ये लाइन है, तुम लोग कहते हो कि सर एक ही केस में एक ही प्रॉब्लम में कितने केस लिखें? एक प्रॉब्लम में तुम 10 केस लिख सकते हो। जैसा कि तुम जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, एक बार पढ़ करके देखना कि कैसे उसका आंसर रिप्लाई करना है। अब इसमें कोर्ट ने कहा, इन दोनों बहनों का कहना था कि सर ऐसा करिए कि ठीक है, चलो हम लोग मान लिए कि हम लोग एसटी कमिटी में नहीं है, ओबीसी में है, लेकिन इतने साल हो गए, हम लोग का एडमिशन हो चुका है, हम लोग का करियर बर्बाद हो जाएगा, हम लोग कंटिन्यू करने दीजिए, नहीं तो सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में लोग जीने भी नहीं देंगे। तो कोर्ट ने यही कहा कि देखिए भाई, एक इक्विटी एप्लीकेबल कहाँ होती है, इक्विटी के बेसिस पर न्याय कहाँ मिलता है? इसका एक बेसिक फार्मूला है, पार्टी दैट सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड। अगर आप न्याय चाहते हैं कोर्ट के साथ, तो आपको भी दूसरे व्यक्ति के साथ न्याय करना पड़ेगा। ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दें और आकर कोर्ट से कहें कि कोर्ट, आप मिलार्ड्स हैं, आप भगवान हैं, आप हमें माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो लाइनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बिहार जुडिशरी में एक पेपर आता है इक्विटी जस्टिस का, उसमें लाइन हमेशा पूछता है। तो लिखने का तरीका यही है कि इसको कोट कर दो, केस का नाम भी लिख दो कि इस केस में कहा गया था कि पार्टी दैट सीक्स इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स, तो मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाता है। तो कोर्ट ने इसमें यही कहा कि आप लोगों ने क्लीन हैंड के साथ नहीं आया था और हम आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस तरह का देख लीजिएगा। और इसमें ये था कि जो यहाँ पे लाइन है कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी हैं, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए रादर देन फ्रॉड को। कोर्ट ने कहा कि आप लोग तो एक्चुअल बेनिफिशियरी है नहीं। अगर हम आपको बेनिफिट देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, एसटी है, उसके राइट को छीन करके हम दे रहे हैं आपको। तो कोर्ट ने कहा कि हम किसी के राइट को छीन करके, वो भी जब किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको छीन करके हम आपको कैसे राइट दे सकते हैं? तो कोर्ट ने इस बात को लेकर के भी कोई रेमेडी नहीं दिया। अब पार्टी एक क्लियर हो गया। रेमेडी की जब बात आएगी, तो सुचिता को रेमेडी क्या मिली और माधुरी को क्या रेमेडी मिली, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये जान जाओगे, क्लियर हो जाओगे। सुचिता फाइनल ईयर में थी, एक पहली बात ध्यान में रखना, किस में थी? फाइनल ईयर में थी। और पहली बात है फाइनल ईयर में थी। माधुरी कहाँ पे थी? मिड सेशन में थी। यहाँ पे इसने एडमिशन लिया था 1990 ईस्वी में। तो 1990 ईस्वी में लिया था, 1994 में केस डिसाइड हुआ है और इसने एडमिशन लिया था 1992 ईस्वी में। तो इसका मतलब 94 में डिसाइड हुआ है केस, तो लगभग 2 साल ही हुए थे और इसके 4 साल हो चुके थे। दूसरा अंतर ये था दोनों में कि जब माधुरी सुचिता ने सर्टिफिकेट पाया था, तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, इस सब्जेक्ट टू द सम कंडीशन, तब सुचिता को सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया था, माधुरी ने कैसे सर्टिफिकेट पाया था? अनअथराइज्ड अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लिया था और वो भी आफ्टर शोविंग कास्ट सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ हर सिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि माधुरी गुड फेथ में काम नहीं कर रही थी। तो सुचिता को रेमेडी ये दिया गया कि चलो भाई, फाइनल ईयर में थी, शी वाज डूइंग इन गुड फेथ, शी वाज अलाउड टू द कंप्लीट द डिग्री। लेकिन कोर्ट ने एक बात और कहा कि फ्यूचर में कभी भी सुचिता एसटी कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं लेगी। चलो इस केस में फॉर टाइम बिंग के लिए हम यहाँ पे रेमेडी दे देते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई रेमेडी इनको नहीं मिलेगी। माधुरी के मामले में यहाँ कोर्स कंप्लीट करने के लिए अलाउ किया गया, लेकिन माधुरी के मामले में सी वाज नॉट अलाउड एज एसटी कैंडिडेट। कोर्ट का सख्त रवैया था और कोर्ट ने कहा कि माधुरी का एसटी कैंडिडेट के रूप में एडमिशन कैंसिल करिए। अगर वो ओबीसी या जनरल में अगर क्वालिफाई कर रही है, तब तो वहां पे एडमिशन कंटिन्यू कर लीजिए।
लेकिन अगर वहाँ क्वालीफाई नहीं कर रही है, तो वहाँ पे एसटी कम्युनिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा और इसका एडमिशन कैंसल किया जाए। तो यह डायरेक्शन दे करके यहाँ पे माधुरी को दे दिया गया। तो हमारे पॉइंट ये था कि ये कि पार्टी हु सीक्स इक्विटी मस्ट कंप्लीट क्लीन एंड, और जहाँ फ्रॉड होगा वहाँ स्टॉपेल नहीं होगा। कोहली, महादेव कोहली दोनों कम्युनिटी अलग-अलग हैं और कोर्ट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को लागू करने का, और गाइडलाइन आया कि तेजी से इस तरह के मैटर को डिसाइड करिए। चलिए 5 मिनट में हम आपको एक नए टॉपिक पे लेकर के जा रहे हैं। नया टॉपिक ये है कि प्रोमिजरी स्टॉपेल का पॉइंट क्या है? आज पता नहीं क्यों बैठे-बैठे पेट भी दर्द कर रहा है। रुक जा, बस कवर कर लेता हूँ थोड़ा-सा। देखो, कुमारी माधुरी का मैंने यहाँ भी साइड किया है, ये सब चीज़ें कि वो आंसर जो तुम्हारा राइटिंग है ना, उसको मैं लिखा हूँ। प्रोमिजरी स्टॉपेल, ये प्रोमिजरी स्टॉपेल का बहुत ही अच्छा है। देखो, मैं बता दूँ भाई, अगर कॉम्पिटिशन देने जा रहे हो, तो प्रोमिजरी स्टॉपेल पढ़ कर के जाना। माना कि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, मैं हर चीज़ नहीं पढ़ा सकता हूँ, जो सिलेबस में उसको मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन ये सारे पढ़ कर के जाना। और सबसे लीडिंग केस, अगर एकमात्र लीडिंग केस है, तो मोतीलाल पदमलाल सुगर मिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको शॉर्ट में एम.पी. शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस के नाम से जाना जाता है। और तुम्हारे जो शुरू में जो प्रॉब्लम आए हुए हैं यूपी में, जो मैं प्रीवियस ईयर में आगे क्वेश्चन लिखा हूँ, उसका भी है, एक ब्रीफ में तुम्हें शॉर्ट में बता भी देता हूँ। इसका फैक्ट यही था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर कुछ टाइम के लिए अगर कंपनियां इस्टेब्लिश होती हैं, और तो उनको मैं वो दूंगा, रिलैक्सेशन दूंगा, टैक्स वैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना था कि यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात की सरकारों ने क्या किया था, लेबर लॉ को सस्पेंड करने का वो ला दिया था कि लेबर लॉ सस्पेंड होगा। आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश में मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा था, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 एंड लॉ। उसमें आपने देखा था कि यूपी में टोटल 38 लेबर लॉ हैं। उसमें से यूपी गवर्नमेंट ने 35 एक्ट को पूरी तरह से हटा दिया था। 34 को पूरी तरह से हटा दिया था, और जो 35th एक्ट था, उसके सिर्फ एक सेक्शन को एप्लीकेबल किया गया था, और बाकी 3 को सिर्फ कंटिन्यू किया गया था। तो वो जो लॉ है, वो लेबरर के लिए बहुत ही घातक था। और यूपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ उसमें फैक्ट्री एक्ट में भी वो कर दिया था, अमेंडमेंट प्रपोज कर दिया था, और वहाँ पे 8 घंटे की जगह 12 घंटा अलाउ कर दिया था। थैंक्स टू द यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि अपने 8 मई के जो डिसीजन को 15 मई को रिवाइज किया, और फिर से एक नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया, शासनादेश इश्यू कर दिया कि जो हमने अमेंडमेंट प्रपोज किया था 8 मई को, उसको हम वापस लेते हैं। तो मतलब फैक्ट्री एक्ट वाले जो अमेंडमेंट था, जो प्रपोजल था 8 से 12 घंटा बढ़ाने का, उसको विथड्रॉ कर लिया गया था। देखिए, बहुत सारे प्लस माइनस हैं, वहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि सबके अपने-अपने लॉजिक हैं। अब लेकिन इस केस में यही था, मोतीलाल पद्मावत शुगर, तो उसमें मैंने एक सजेशन दिया था, यूपी गवर्नमेंट का जो भी सजेशन था, मैंने सजेशन मेरा ये था कि इनको लेबर लॉ से एग्जम्प्ट मत करिए। हमारे यहाँ कंपनी भी बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयर भी ज़रूरी है और एम्प्लॉयी भी ज़रूरी है। उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, कंपनियों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बेनिफिट देने का एक तरीका ये है कि उनको टैक्स से थोड़ा-सा रिबेट कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप 28% टैक्स लगा रहे हैं, तो आप 28% टैक्स ना लगा करके उनको बोल दीजिए कि अगले 3 सालों में मैं 14% टैक्स लगाऊँगा। ये भी उनको एक बेनिफिट देने का एक तरीका है। ये बहुत ही अच्छा था। तो मोतीलाल पद्मावत के केस में भी यही हुआ था। यूपी गवर्नमेंट ने कही थी कि अगर कोई कंपनी इस दौरान लगाई जाएगी तो उनमें टैक्स में रिबेट मिलेगा, और बाद में ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ पढ़ लेना तुम लोग, उसको पढ़ लेना केस को। बहुत सारे जजमेंट लिख रखा हूँ। मोतीलाल का बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हूँ, और आप देख रहे हैं कि इस केस को डिसाइड करने वाले भी ऑनरेबल जस्टिस पी.एन. भगवती हैं। बहुत अच्छा जजमेंट है ये। हाँ, प्रोमिजरी स्टॉपेल का मीनिंग क्या है? डिट्रीमेंट क्या है? स्टॉपेल और प्रोमिजरी स्टॉपेल में डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉपेल और प्रोमिजरी स्टॉपेल में डिफरेंस क्या है? डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉपेल एंड प्रोमिजरी स्टॉपेल। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछ लेता है कि भाई स्टॉपेल और प्रोमिजरी स्टॉपेल में क्या डिफरेंस है?
तो यहाँ पे मैं बहुत ही कम टाइम है फिर भी कंक्लूड कर दूंगा। स्टोपेल वह होता है एडजेक्टिव लॉ का पार्ट होता है। जब मैं आपको शुरू में डिस्कस कर रहा था तो मैं आपको बोला था कि सुमित का क्वेश्चन था कि स्टोपेल सब्सटेंटिव लॉ है कि एडजेक्टिव लॉ का पार्ट है। तो हमने कई ऑथर का कोट किया था जिसमें कि स्टेफन थे, रॉय इंटरनेट कहाँ है भाई? कई ऑथर को मैंने कोट किया था, कुछ का कहना था कि एडजेक्टिव है, कुछ का कहना था सब्सटेंटिव है। तो मैंने कंक्लूड किया था कि यही इंडिया में माना जा रहा है कि जो एविडेंस एक्ट का स्टोपेल के प्रोविजन है, वो एडजेक्टिव लॉ के पार्ट हैं। तो स्टोपेल को हम एडजेक्टिव लॉ का पार्ट समझ रहे हैं, लेकिन जो प्रोमिजरी स्टोपेल है, ये सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है। अब देख लीजिए कितना बेसिक डिफरेंस है। यही अंतर सबसे मेन है। एक अंतर बोल दोगे, बाजी मार ले जाओगे तुरंत, बाकी वो समझ जाएगा, उसकी औकात नहीं है कि बोल दे कुछ और। तो रूल ऑफ सब्सटेंटिव लॉ है प्रोमिजरी स्टोपेल और ये स्टोपेल एडजेक्टिव लॉ है। जब प्रोमिजरी स्टोपेल जब रहेगा तो काज ऑफ एक्शन वहां पे एराइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काज ऑफ एक्शन वहीं एराइज होता है जहां पे सब्सटेंटिव लॉ होगा। मतलब कि सब्सटेंटिव लॉ से ही काज ऑफ एक्शन एराइज होता है। प्रोसीजरल लॉ से सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ से काज ऑफ एक्शन एराइज नहीं होता। जैसे कि सब्सटेंटिव लॉ क्या है? सब्सटेंटिव लॉ इज दैट लॉ व्हिच कन्फर्स राइट्स and imposes duty. That law is called the substantive law. What is the procedural law? Procedural law are those law which prescribe the procedure for the implementation of the rights and imposition of the duties and liabilities. तो मतलब ये है कि सब्सटेंटिव लॉ रहेगा तभी प्रोसीजरल लॉ बाद में आएगा। प्रोसीजरल लॉ ऐसा नहीं कि पहले एफआईआर हो जाए और इस डाउट पर कि सुमित हमें 10 दिन बाद मर्डर करेगा, इसलिए आज मैं सुमित के खिलाफ मर्डर का एफआईआर लॉन्च कराने पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता है। सुमित पहले हमारा मर्डर करेगा, पहले काज ऑफ एक्शन होगा। आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है। पहले मर्डर करेगा तब जाकर के एफआईआर होगा। तो सब्सटेंटिव लॉ हमेशा आगे चलता है राम की तरह, और स्टोपेल जो होता है हमेशा जो जो है सीता की तरफ पीछे पीछे चलता है। इस तरह से काज ऑफ एक्शन का किससे राइज होगा? प्रोमिजरी स्टोपेल से काज ऑफ एक्शन राइज होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि प्रोमिजरी स्टोपेल जो है सब्सटेंटिव लॉ है, तो यहाँ से काज ऑफ एक्शन राइज होगा, लेकिन एडजेक्टिव लॉ से काज ऑफ एक्शन राइज नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। तो दो बेसिक डिफरेंस हमने कर लिया, बाकी तुम लोग देख लेना। टाइमिंग